मैं लंबे समय से मेरा ड्रीम जॉब निर्धारित था कि मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है। तो बहुत बड़ा मैटर है। कैसे रणनीति बनानी है और कैसे आगे बढ़ना है। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। और मैं ओंकार चरण, और आज आपको राजस्थान एसआई भर्ती के टॉपर मिस्टर त्रिलोकदान चांद से मिलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने किस प्रकार की सफलता को प्राप्त किया है और उनसे एक सटीक रणनीति और कौन सी बुक्स के माध्यम से एक सफलता प्राप्त की जा सके जिससे राजस्थान को टॉप किया जा सके, और उनसे आज जानेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको इस पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक सभी सेलेक्टेड साथियों द्वारा प्रदान की जाएगी। तो त्रिलोकदान जी, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर आपका स्वागत है। और हम आप अपने दोस्तों को किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर और आने वाली एसआई वैकेंसी की तैयारी के लिए किस प्रकार से मोटिवेट करोगे, किस प्रकार से तैयारी वगैरह अपन इस पर चर्चा करेंगे मिश्री। तो त्रिलोकदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर। जी धन्यवाद। जो आपने चैनल के माध्यम से मुझे राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो उनका हौसला अफजाई करने के लिए आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। जी त्रिलोकदान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस टाइम आपका परिणाम जारी हुआ और आपका उस टॉप 10 में आपके रोल नंबर जो थे वो या आपका नाम था वो दिखाई देना, कैसा महसूस होता है? अब रिजल्ट की खुशी तो हर किसी को होती है। जी जी। मेरा क्या है कि ग्रेजुएशन के दौरान मैंने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया था जी। और उसमें भी मैंने अपने फुफेरे बड़े भाई साहब उनसे मैंने ये वादा किया था कि मैं राजस्थान में टॉप रैंक से सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। और जब रिजल्ट आया और टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे खुशी के साथ एक गौरवान्वित भी हुई कि मैंने जो अपने बड़े भाई साहब से जो वादा किया था वो पूरा किया। जी जी। और परिवार जनों से वादा किया वो निभाना और उसमें खरा उतरना एक अपने आप में अलग ही फील करवाना है। जी जी। तो त्रिलोकदान जी, आप बताइए किस प्रकार आपका एजुकेशन हुआ, कि कौन स्कूल शिक्षा कहाँ पे हुई, कॉलेज शिक्षा कैसे हुई, और किस प्रकार आप अपनी मंजिल पे पहुंचे हो, और कौन सी कठिनाइयों से, कौन से रास्ते से अपना संघर्ष और अपना मार्गदर्शन अन्य साथियों को किस प्रकार आप कर सकते हैं, ये बताइए आप। सर, मैं जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील के घोड़ा गांव से जी जी बिलोंग करता हूँ। जी मेरे फादर साहब किसान है। जी जी। मेरी प्राइमरी शिक्षा गांव में सरकारी स्कूल में, सेकेंडरी तक मेरे गांव के पास ही झिंझिनी कस्बा है। जी जी। सेकेंडरी मैंने वहाँ से, जी जी। और सीनियर सेकेंडरी मैंने मोहनगढ़ जैसलमेर से गवर्नमेंट स्कूल में भी, जहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिला। वो कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी, मेरे फुफेरे भाई साहब है वो मोहनगढ़ पुलिस में कर रहे थे और मेरे परिवार की स्थिति कमजोर थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे 10वीं में अच्छे परसेंटेज बने थे, तो वो मेरे आगे उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तो 12th के बाद फिर मैं परिवार को भी था, मेरे छोटे भाई को भी पढ़ाना, तो फिर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और साथ में अपनी पढ़ाई की कंपटीशन तैयारी भी करता था। 2010 में फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल की 2 वैकेंसी साथ में निकली थी, और 2011 में उन दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने ज्वाइन की फॉरेस्ट गार्ड मेरा जिसमें मैं फर्स्ट रैंक से हुआ सिलेक्शन। जी जी, बहुत बहुत रही आपको। उसके बाद कंटिन्यू मैंने ड्रीम जो बना लिया था कि राजस्थान में ऐसे की भर्ती आएगी और मेरा उसमें सिलेक्शन होगा। और एक जिद्दी थी कि मैंने भाई साहब से वादा किया था कि मैं इसको टॉप 10 में आके आपको दिखाऊंगा। ये आपने अपनी मंजिल को जिद बनाया, मतलब मुझे सिलेक्ट होना था ना, इसके लिए मुझे ये बहाना की तरह चाहिए, तो क्या मैं भाई साहब को ये करके दिखाऊं। कोई भी बहाना होना चाहिए जी जी आगे बढ़ने के लिए। फिर ड्यूटी के साथ जितना भी मुझे समय मिलता था, घंटा 2 घंटा, मैं कंटिन्यू सिलेबस देखता रहता था। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर वो देखता रहता था, और जो 3-4 गाइड देते थे वो पढ़ता रहता था। फिर फॉरेस्ट की भर्ती आई थी 14 में, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। जी जी जी। फिर मैं उसमें क्या ट्रेनिंग में जाना था, तो मैं कंटिन्यू मेरी पढ़ाई चल रही थी। जी जी। 16 में आ गई एसआई की भर्ती। जी जी। फिर मैं एसआई की स्पेशल तैयारी में लग गया। जिस लक्ष्य की वो थे वो मिल गया। साथ में एक ग्राम सेवक की और भर्ती आ गई थी। जी जी 16 में। जी जी। और ग्राम सेवक का एग्जाम पहले हो गया, मैं तैयारी जैसे ही कर रहा था उसमें वैसे सिलेक्शन हो गया। जी, जैसा आपको ग्राम सेवक में सिलेक्शन हो रखा है। जी, अभी मैं ग्राम सेवक के पद पे कर रहा था, तो फिर घर वालों ने कहा ग्राम सेवक तो ठीक है, तो ज्वाइन कर ले। और मेरा ड्रीम सब इंस्पेक्टर का है, बस अपना टारगेट फिक्स था वो। तो तैयारी लंबे समय से थी, तो मुझे ज़्यादा घंटा 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ लेता था। तो एग्जाम डेट या आगे किसी गए तो
3 साल में ग्राम सेवक के पद पे रहा। जी। 17 से अभी कार्यरत हूँ। जी जी इस दौरान मैं कंटिन्यू पढ़ाई जितनी घंटा 2 घंटे, जैसे एग्जाम डेट फाइनल हो गई अपने सब इंस्पेक्टर की, जी जी तो फिर मैं कंटिन्यू 6 से 7 घंटे में, मेरा छोटा 2 भाई है, वो मेरे साथ तैयारी करने लगे, अच्छा मेरे साथ आ गया, हम तीनों एक अच्छा ग्रुप बन गया। जी, तो तीनों ने मिलकर तीनों में रिटर्न एग्जाम तीनों में क्लियर हो गया था, 2 फिजिकल में क्लियर नहीं कर पाए और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जी गया। जी जी। अच्छा, मतलब आप फैमिली के एक मेंबर हो गए जो उससे ग्रुप बन गया। जी। और आपने तो मतलब सफलताएं एक से बढ़कर एक प्राप्त करते रहे। आपने पुलिस कांस्टेबल से स्टार्ट किया, फॉरेस्ट गार्ड, फिर फॉरेस्टर, फिर ग्राम सेवक, और अंतिम जन आपने अपना टारगेट ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा कर ही दिया आखिरकार। जी तिलोत्तम जी, तो आपने सब इतना कुछ करने के बाद आप बताइए अपने दोस्तों को, ये एसआई भर्ती परीक्षा के कितने चरण होते हैं, क्या पैटर्न होता है, इसके चरण के बारे में आपने बताइए। तो ये 3 चरणों में होती है। जी जी पहला चरण रिटर्न एग्जाम होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण और उसकी रीड मानो। जी 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 फिर फिजिकल जी। फिजिकल केवल क्वालिफाइड करना होता है और उसमें 50% मार्क्स आपके क्वालिफाई में। अच्छा और अच्छा फिर इंटरव्यू 50 नंबर का, अच्छा, अच्छा। टोटल फाइनल सिलेक्शन के लिए 450 नंबर में 400 रिटर्न की और 50 इंटरव्यू की, जी जी। उस पे होता है सिलेक्शन। तो दोस्तों, आज अपन तिलोत्तम जी से जानेंगे क्या आप फिजिकल और इंटरव्यू से पहले जो एक मुख्य कड़ी होती है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए लिखित परीक्षा, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो तिलोत्तम जी, आप बताइए, ये लिखित परीक्षा का ये कितने कितने पेपर होते हैं, इसका क्या पाठ्यक्रम होता है, क्या बुक लिस्ट होती है, इस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आराम से, जिससे अपने प्रतिभागियों को एक सटीक मार्गदर्शन, जिससे वो मतलब अपनी सफलता वर्दी इस वर्दी का शौक पूरा कर सके। ये तो मैंने बताइए, मतलब कितने पेपर होते मैं हैं अपने लिखित? प्रतिभागी साथियों को बताना चाहता हूँ, जी, जी। मैं तो लंबे समय से मेरा ड्रीम जॉब निर्धारित था कि जी, मुझे जी। सब इंस्पेक्टर ही बनना है। जी, जी। लेकिन जैसे आपकी अब भर्ती आई और आपने यदि आज ही निर्धारित किया है या महीना भर पहले निर्धारित किया जी, है, जी। तो मैं आपको बिल्कुल जो शॉर्ट लिस्टेड बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है आपको, हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी किस बुक में क्या पढ़ना है, जी, जी, जिससे आप कम समय में, अब ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ 6 या 7 महीने में एग्जाम हो जाएगा, जी, तो जी। इसके लिए सिलेबस बहुत विस्तृत है, तो आपको निर्धारित बुकें वही पढ़नी है। जी जी तो वो मैं आपको रणनीति बता दूं, 200 नंबर का इसमें पोर्शन रहेगा हिंदी का, केवल एक सब्जेक्ट का सिर्फ 10 टॉपिक है, अच्छा, और अच्छा। 200 नंबर में बाकी जीके और जीएस की लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट आ जाएंगे उसमें। एक तो बहुत बड़ा मैटर है, कैसे कम रणनीति है। बनानी है और कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में जी, मैं जी। आपको ये सिलेबस अकॉर्डिंग सारा बताता जी हूँ। जी, जहाँ पाठ्यक्रम देखो। हाँ, ये हिंदी 200 नंबर की, जिसमें 10 टॉपिक है। जी जी अब इसमें टॉपिक नंबर 1, 2 और 5 जी जी ये आपको अलग गाइड से पढ़ना पड़ेगा। इसमें है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग पढ़ते हैं। जी जी और 2 नंबर टॉपिक तत्सम, अतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, जी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये जी जी आपको पढ़ने हैं। नवीन हिंदी व्याकरण, जिसके लेखक है सोहनदान चारण और रतनलाल गोयल, और इनके साथ में आप रतनलाल गोयल की एक सुगम प्रकाशन की गाइड है, जी जी। वो मतलब पर्याप्त है। अच्छा अच्छा। आपको ये तो मतलब आप 100% ये किताब आपको करनी है। तो फॉलो करनी है। और इसके अलावा इस टॉपिक नंबर बाकी वाले सारे टॉपिक 3, 4, 6, 7, 8 और 9 जी ये पढ़ने आपको, मतलब ये तो 2 पढ़नी है। जी जी और फिर आप यदि रतनलाल भावे की गाइड पढ़ो या राघव प्रकाश, इनमें से कोई भी एक गाइड चूज कर लो, जी। या मतलब टाइम हो तो दोनों ही पढ़ लो। जी। और जो नवीन हिंदी व्याकरण बुक है उसमें आपको 1, 2 और 5 वो उसमें पढ़ने, जी। बाकी दोनों में सैंपल भी आप गाइड है पढ़ लो। जी जी ठीक है ना। जी जी और जो 10 नंबर है जी। पारिभाषिक शब्दावली, या जी। किसी भी गाइड में मत पढ़ना। जी जी इसके लिए मैं आगे जो अपना सिलेबस है उसमें, वो सिलेबस में भी 11th की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है, जी जी जी। और उसमें जो आपकी जो प्रशासनिक शब्दावली सारी आ जाएगी। अच्छा, आप उसमें 100% ला सकते हो, उसी से ही आएंगे सवाल। और 12th की राजनीतिक व्यवस्था, जी जी। ये दोनों आपके सिलेबस में भी है, राजनीतिक व्यवस्था में, और इनमें भी क्लियर हो जाएगा। मतलब दोनों पेपरों में काम और आते हैं। किसी भी गाइड में आप देख लो 1 या 2 से ज्यादा पारिभाषिक शब्द नहीं आएंगे, कोई भी गाइड देख लो, मैंने ये सही, अनुभव सही, किया है। तो ये मोटे तौर पे हिंदी के रण। अब इसमें जैसे आप किताबें पढ़ने से कई बार आपके समझ में नहीं आता, जैसे संधि है, समास है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण भी देखोगे तो आपको, जैसे राघव प्रकाश और सुमन लता यादव के उत्कर्ष पे है, और राघव प्रकाश के खुद के चैनल, उस पे मुफ्त में आप उसके वीडियो देख सकते हो, कोई चार्ज भी नहीं है। जी जी जी। जैसे मतलब YouTube चैनल की आप मदद ले सकते हाँ, हो। मदद ले सकते हो जी, उसमें। जी, जी। और उसके अलावा हिंदी में आपको प्रीवियस पेपर, पुराने पेपर देखने जरूर। जैसे पटवारी में पहले जिले वाले होते तो 32 पेपर आपको वो मिल जाएंगे। जी जी जी। और बाकी आरएस मेंस में हिंदी के आते हैं, ग्रामर के सवाल। जी, जी।
और बाकी भी जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो टीचर बोर्ड एग्जाम करवाते हैं हाँ, एग्जाम और उसमें जो प्रीवियस पेपर है जी, ना वो जैसे सारे आप इकट्ठे कर लो, उसकी एक नोटबुक ले लो। जी जी तो वो आप उसमें भी जैसे आप 2-3 का ग्रुप बना लो, जी, जी। उसमें डिस्कस करो। हमारी भी रणनीति थी कि जैसे एग्जाम डेट तो घोषित हुई तो फिर मेरे छोटे 2 भाई वो भी साथ में तैयारी जी, कर, जी। हम 3 भाई साथ में तैयारी करते। जैसे मैं हिंदी आज पढ़ता था, जी जी दूसरा गणित रीजनिंग पढ़ रहा है, जी जी वो एक इतिहास वाला संस्कृत से। शाम को जैसे वो अपना अपना चैप्टर, वो मेरे को इतिहास का सवाल पूछता था, जो भी उसको अच्छी सामग्री मिली उस चैप्टर से, जी। मुझे हिंदी वाले चैप्टर में तो अच्छा लगा है, जैसे कंफ्यूजन है तो हम तीनों डिस्कस करते थे। जी। तो इस हिसाब से हम बहुत शानदार थे कि तीनों का रिटर्न अच्छे नंबरों से हो गया था। अच्छा तो अच्छा हिंदी की रणनीति, और हिंदी के साथ आप जैसे जीके और जीएस, हाँ तो एक इसमें ध्यान रखना कि हिंदी में 10 टॉपिक ही है, ये नहीं जैसे 200 नंबर है तो अपने को जैसे आप टाइम शेड्यूल बना दो कि जैसे 8 घंटे पढ़ेंगे 4 घंटे हिंदी पढ़नी ही पढ़नी, अच्छा। ऐसा नहीं। हिंदी का बिल्कुल सिलेबस सीमित है। मैंने आपको बताया कि नवीन हिंदी व्याकरण की बुक है, आप 5 से 10 दिन में पूरी पढ़ सकते हो। जी जी जी। और उसको आपको एक बार नहीं 10 बार पढ़नी 10 है, बार। उसको 100% आपको क्लियर करना है। बिल्कुल। भाई उसकी जो धारणा है जो उसके अनुसार जैसे विशेषण कितने हैं या उपसर्ग कितने हैं, प्रत्यय क्या है, जो उसमें जो धारणा है वो आपको बनानी। तो 3 टॉपिक है ना जी, पहले, जी। उसके अलावा आप राघव प्रकाश में आंख बंद करके सारा रटा जितने भी उसमें क्या है कि शब्दावली ज्यादा है जी, वो जी। पढ़ सकते हो, लेकिन ये टॉपिक आप नवीन हिंदी व्याकरण से ही पढ़ रहे हैं। जी जी उसके अलावा आप जो जीके और जीएस वाला पोर्शन, सेकंड पेपर सेकंड पेपर, ये भी 200 अंक का है। और अच्छा। उसमें मैंने आपको पहले बताया 10 से 12 10 से 12 से बहुत लेंदी पेपर है यदि आप अब इस 6 महीने मुश्किल से बचे हैं एग्जाम में, हाँ, तो आपको 8 घंटे तो कम से कम बिल्कुल लेने पेपर और तनावपूर्ण पढ़ना। जितना भी पढ़ो ना, ये जब अभी लंबा सिलेबस पढ़ा मेरे क्लियर नहीं होगा वो मत, जितना भी पढ़ो क्लियर करके पढ़ो। और 3 का ग्रुप या 3 या 4 का ग्रुप ज्यादा से ज्यादा वैसे रखो, तो शाम को 1 घंटा आप डिस्कस कर सकते हो। साथ में नहीं तो फोन पे भी कर सकते हो जी। डिस्कस। तो पहला इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। जी अब ये आपके समग्र दिमाग में 6 महीने में क्या क्या क्लियर कर सकते हैं। जी जैसे आप लक्ष्य राजस्थान इसी गाइड है इतिहास, कला, संस्कृति से। यदि आप इसको अब ज्यादा नहीं होती, ये एक ही इसको 10 बार पढ़ लो आप, जी जी तो ये इसमें लगभग उम्मीद है कि 70% तक आ जाएंगे। अच्छी ऑथेंटिक गाइड है, ठीक है। वो लक्ष्य एक हाँ, और देगी। तो जैसे अब 10 से 10 में 7 सवाल तो इसमें आपको मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। यदि आप इसमें 7 में 7 100% करते हो तो आप 70% अंक ला सकते हो। हाँ, 7 में हाँ। यदि 6 सही करते हो तो सही। 60%। जी। यदि इस पेपर में जीके और जीएस में आप 60% ले आते हो तो आपका इसमें आप पार हो। और हिंदी में आप 10 टॉपिक से बार बार पढ़ने से, और आप ये 3 ही गाइड मैंने बताई, इससे बार मत पढ़ना। हिंदी में आप आराम से 150 नंबर से ऊपर ला सकते हो, और जी, जी। सिलेक्शन के दावेदारी आपकी पक्की हो। जी जी इतिहास, जो भारत का पोर्शन है, भारत का इतिहास, जी जी उसमें आप 12th की सिर्फ एक बुक पढ़ना। जी जी वो मैं आपको सुझाव ये इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास समय कम है, बिल्कुल। और 8 लगभग 7 या 8 सवाल आएंगे भारत के इतिहास से। अच्छा है। तो उसमें लगभग उम्मीद है कि ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपको 4 या 5 सवाल उस 12th वाली बुक में मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। और हिस्ट्री मैंने भी आरएस की भी 4-5 पेपर दिए, लगभग 10 पेपर पहले दे दूंगा। जी जी हिस्ट्री में मतलब आपके जो भारत का इतिहास है इसमें 50% या मैक्सिमम 60% सही सवाल होते हैं। अच्छा अच्छा तो ये आप जैसे इस किताब को 4 बार पढ़ लो, छोटी किताब स्कूल सिलेबस की किताब में भाषा सरल होती है पढ़ने जी जी और रुचिकर होती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसको आप 100% कर लो तो आप आसपास तो इसमें 50% नंबर आ जाएंगे। जी जी तो ये हो गया आपका अपना इतिहास का पोर्शन। जी, जी। इसके बाद ज्योग्राफी। जी ज्योग्राफी में और साथ में आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, जी जी वो इतिहास के आप देख लो, चाहे कोई भी आपको ऑथेंटिक लगे, प्रेरणा गाइड के भी आते हैं, नहीं तो आप सारे पीडीएफ आप डाउनलोड हो, जैसे आरपीएससी के सारे पेपर डाउनलोड कर लो, वो सही रहेगा आंसर के साथ में, और अधीनस्थ बोर्ड के भी कर लो। फिर ज्योग्राफी में, राजस्थान ज्योग्राफी में आप लक्ष्य राजस्थान में पढ़ो। जी। और उससे पहले आपको ये करना है कि राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन खोलो, उससे पहले स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, उसमें थोड़ा बेसिक सीख जाओगे। अच्छा। तो बेसिक अच्छी चीजें उसमें बताइए, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है ना, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना आ जाएगी। जैसे उसके जो भी जैसे गणित के फॉर्मूला होते हैं, तो ज्योग्राफी में भी वो जो थोड़े बहुत फॉर्मूले तो अपने को पढ़नी आनी चाहिए ज्योग्राफी में। बेसिक हाँ। मजबूत हो जाता है। और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने के बाद ज्योग्राफी का पोर्शन लक्ष्य राजस्थान से शुरू कर दो। जी जी और मेरे हिसाब से पर्याप्त है। यदि आप जिसको पढ़ो ना, अब कम बुक पढ़ो लेकिन उसको 100% करो, 100% 2 बार 3 बार पढ़ लो। हाँ, इस किताब में आया तो मैं 90% कर सकता हूँ। जी, जी। मैं आपको जो गाइड है और नोट्स बता रहा हूँ इसमें 70% से ऊपर आ ही जाएगा, तो आप उसमें 60% ले आओगे तो काफी है। काफी फिर ज्योग्राफी में भारत और विश्व से संबंधित, तो इसमें आपको एक तो 11th की बुक है ज्योग्राफी की, उसको तो पूरी पढ़ ही लेना, जो अपने टॉपिक कवर करती है, सिलेबस के। हाँ सिलेबस के जो टॉपिक है। उसके अलावा आप महेश कुमार बर्णवाल जो बुक है उसमें थोड़ा विस्तार भी पढ़ लेना, क्योंकि ज्योग्राफी की कोई सीमा नहीं। जी, जी। और बिल्कुल वो भी सरल भाषा में लिखी हुई है।
अच्छा महेश कुमार बर्णवाल में जो टॉपिक लगते हैं वो विश्व और भारत की ज्योग्राफी संबंधी उसमें भी देख लेना। उसके साथ में आप जो प्रीवियस पेपर है सब में जो क्वेश्चन है वो देखने, ज्योग्राफी संबंधित है वो भी देखने हैं। जी जी। इसके अलावा इसमें एक पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे एक टॉपिक है जी जी। और अपने आगे जो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी उसमें भी है पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक है। अच्छा, तो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी बुक। अच्छा वो आपको लेनी है। उसको हाँ, उसमें जो टॉपिक लगते हैं ना अपने जो ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी उसमें ऐसे देखने ऑथेंटिक है और आपको मतलब जैसे अपडेट भी उसमें मिलेंगे। जैसे MAB 1972 के तहत भी मतलब शामिल होते हैं जो वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय अभयारण्य कितने शामिल है, कितनी झीलें उसमें शामिल है, इस टाइप के मतलब ऐसा नहीं है हॉट स्पॉट ये उदाहरण है। इसमें भी क्या करंट के सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो आपको पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। जी जी जी। और बाकी जैसे ज्योग्राफी में करंट है, इकोनॉमी में भी करंट है, तो आपको करंट से संबंधित दृष्टि की या जो भी पृथ्वी दर्पण की कोई भी एक मासिक सारी नहीं पढ़नी, जो अपने सिलेबस को टच करते हैं जिसमें अच्छा कोई एडिटोरियल हो, मतलब जो आलेख हो लिखा हुआ, तो आप एक नोटबुक बना लो अपने सिलेबस को कवर करते हो तो आपको लगता है कि करंट से संबंधित चीजें, तो उसमें उसकी कटिंग करके वो उसमें नोटबुक ले लो, बाकी किताब को छोड़ दो। हाँ, कोई उसका मतलब नहीं, क्योंकि आपके फिर लास्ट में तो शॉर्ट ही जो कम समय में कर सके। ये हो गया आपके लगभग ज्योग्राफी हो। जी जी। ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे आप 20 साल के अभी आप ग्रेजुएशन चल रही है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है तो इकोनॉमिक्स आप सीधा पढ़ नहीं पाएंगे। सही बात है। मतलब आप पढ़ तो सकते हो, जैसे हिंदी में है तो हिंदी माध्यम पढ़ सकते, समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या पतंजलि के नोट्स या किसी भी कोचिंग में, ये 2 कोचिंगों के नोट्स मैंने देखे, इनमें आप बेसिक उसमें पढ़ लेना, जैसे बजट क्या है, बजट घाटा क्या है, समृद्धि क्या है, विकास क्या है, तो आपको जैसे इकोनॉमिक्स वो वर्णमाला समझ में आ जाएगी। अच्छा। उसके बाद में आप है ना लक्ष्य राजस्थान से पढ़ लो और आर्थिक समीक्षा फिर आपको पढ़ने में समझ में आएगी। अच्छा। आर्थिक समीक्षा के आप 4-5 पेज में नोट्स बना लेंगे, क्योंकि उसमें आंकड़े रटने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि फिक्स आंकड़े पूछते हैं। फैक्ट। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है जैसे खनिज है वगैरह, ये लक्ष्य राजस्थान के बढ़िया है। हाँ, जो खनिज है या जो राज्य सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसी है, जैसे उसमें भी जो मेजर है वो आप जो प्रचलन में है ना, आम प्रचलन में वही योजनाएं पूछते हैं, तो उस पर फोकस करना। लक्ष्य राजस्थान में अच्छी, और साथ में करंट की कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, वो क्रोनोलॉजी 10 रुपए की गाइड है, वो आप साथ मंथली वो आपको करनी ही करनी। इसमें मेरा जो मतलब करंट पढ़ने का तरीका था जी करंट वो नहीं, जैसे यहाँ जो करंट आज साथ में जो अपने सब्जेक्ट में क्या क्या करंट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस इसमें किए गए, चुनाव आयोग है, इससे संबंधित आपकी जैसे करंट की जानकारी है तो आप उसे नोटबुक में ले लो, उसका नल कटिंग करके फिर जैसे महीना बाद उसमें चेंजेस होते हैं तो उसमें वो अपडेट उसी को करो, तो बार बार आपको माथा पची और अलग नहीं करनी पड़ेगी। सही, ये रणनीति सही है। हाँ, और इकोनॉमिक्स पहले आपको फिर में दिया, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको लगे कुछ अड़चन हो तो 2-3 आपका ग्रुप होगा, सारे को पढ़ेंगे ना, फिर उस पर डिस्कस कर लो, कुछ समझ में ना आए तो और साथियों से पूछ लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा मुझे लगता है इनमें आपको और मेहनत करने की जरूरत है, डिस्कस करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी, टाइम देने की जरूरत है। हाँ जी जी। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का, साइंस टेक्नोलॉजी एक तो एवरीडे साइंस जो आप सीधा उसका मतलब निकल जो दिख रही है दैनिक विज्ञान अपने सामने क्या है, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन, विद्युत है, प्रकाश है, ये जो दैनिक जीवन में काम आने यौगिक है, जैसे नमक है, सोडा है, फिटकरी है, इनके जो जैसे नाम है, उपयोग है, क्या है, ये कुछ ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। विज्ञान में सवाल तो 7-8 आएंगे, लेकिन इसकी 7-8 किताब है आप पढ़ो तो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 9वीं और 10वीं की जो मैंने ये जो टॉपिक बोले ना, फिर अपना मानव शरीर के संबंधित उसके जो मानव शरीर से संबंधित है ना टॉपिक, 3-4 टॉपिक है, आंख है, शरीर की संरचना है, शरीर में होने वाली बीमारियां हैं, या जो पौष्टिक तत्व है, या मतलब कुछ टॉपिक है उसमें, तो आपको 9वीं 10वीं के 8-10 चैप्टर ही पढ़ने हैं, इसके अलावा बाकी साइंस नहीं पढ़नी है। तो ये आपके इसमें साइंस टेक्नोलॉजी 2 टॉपिक क्लियर होगा। इसके अलावा जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें आप एक बार स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़ लो। उसको से पढ़ना और समझना, याद कुछ भी नहीं है, मतलब रटना कुछ नहीं है, सवाल उसमें से मुझे लगता है कि एक भी नहीं आएगा। उसका कारण है कि सवाल करंट के पूछते हैं। फिर आप ये जैसे कोई भी मासिक प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी आ रही है ना मासिक पत्रिका, उसमें से जैसे किसी का एडिटोरियल आलेख है ना, तो उसके आप कटिंग ले लो, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, DRDO का है, या जैसे आज इसरो के बारे में कुछ जानकारी आई है,
वो आप मैंने आपको पहले बोला नोट बुक रखो, उसमें कटिंग करके आप ले लो। तो वो आपके ये करंट का ही है समझो साइंस। इसके अलावा जो इसमें साइंस टेक्नोलॉजी राजस्थान का पोर्शन है वो आपको अलग से राजस्थान पर्याप्त है। अच्छा अच्छा। फिर गणित और रीजनिंग, गणित रीजनिंग में रामनिवास मथुरिया की गाइड है। जैसे आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर, आपको गणित कुछ भी समझ में नहीं आती, फिर आप उसके कुछ वीडियो देख लो। बिल्कुल यूट्यूब पे ये मदद ले सकते एक हैं। मैंने देखी तो कपिल देव सर, कोई भी जैसे गणित रीजनिंग की अच्छी है, अच्छी समझा देते हैं। कपिल देव सर के यूट्यूब पे मैंने उसमें देखे थे, अच्छा समझा देते हैं। जैसे अपने को कुछ समझ में नहीं आया ना उसके अलावा जैसे आरएस के 4-5 पेपर है जो एसआई के जो सभी सिलेबस है ना, वो आरएस का सेम सिलेबस है। अच्छा अच्छा। तो आरएस के जो 4-5 पेपर है उसको आप 3-4 दिन पढ़ लो, उसके बाद ये सिलेबस को पढ़ना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा कि सवालों की प्रकृति क्या है, आरपीसी की डिमांड क्या है, किस टाइप के सवाल पूछते हैं, तो आपका अपना दृष्टिकोण बन जाएगा। और फिर अपने जो करंट में जो पर्सनैलिटी जो भारत में, राजस्थान में और दुनिया में जो चर्चा में क्या है और क्या मुद्दे चर्चा में, तो वो तो आपको करंट में जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी भी ठीक है, साथ में पत्रिका दर्पण या कुछ भी वो पढ़ो तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है 6 महीने में। उसको मैंने बोला जैसे आपके जो सिलेबस कवर करते हैं उसकी कटिंग ले लो, बाकी किताब को छोड़ दो पूरी। तो ये मतलब आपकी समग्र रणनीति 400 में आप जीएस वाले पेपर है, जीके जीएस में आप 120 नंबर ला सकते हो, जो मैंने आपको बताया इसको आप मतलब कम से कम 120 नंबर ला सकते हो, पर्याप्त है इस पेपर में। पिछले 4 आरएस के मैंने दिए तो इसी पैटर्न पे, मतलब 100 से ऊपर नंबर लाने वाले 200-300 जने होते, ज्यादा नहीं होते। तो वही सेम पैटर्न, तो आरपीसी का पेपर क्या वही इस तरह आता है, तो आप 120 नंबर इसमें सफिशिएंट है। और हिंदी वाले पेपर में आप 160-65 तक भी ला सकते हो, जो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। हिंदी में मतलब और भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, मतलब मिनिमम इतना मैंने बताया, ये आप मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 महीने का हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। यदि आप रेगुलर 2 घंटे पढ़ते हो ना, फिर तो रिविजन तो करना ही। और इस मतलब ये 10 से 12 सब्जेक्ट है सारे, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट बताया। साइंस टेक्नोलॉजी के हमने जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के इतने सारे नोट्स, डिफेंस के इतने सारे नोट्स, पर उसको आप एक बार जैसे कहानी कथा पढ़ते हो ना, मतलब थोड़ी रुचि लेकर आराम से पढ़ना उसमें, फिर आपको मतलब जैसे करंट में स्पेस से संबंधित या कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई एडिटोरियल है तो उसमें सारी करंट स्थिति आ जाएगी, उसी के बारे में पूछेंगे। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के मतलब एक छोटी सी मतलब लिमिटेड नोट्स के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सटीक रणनीति से और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ने से और सेलेक्टिव मैटर पढ़ने से और उसमें भी ऑथेंटिक मैटर पढ़ने से। राजनीतिक व्यवस्था रहेगी। जी हाँ। राजनीतिक व्यवस्था में आप लोक प्रशासन की 11th की बुक, 12th की बुक राजनीति विज्ञान और मोरी एंड द्विवेदी बहुत सटीक ऑथेंटिक सफिशिएंट है वो। मैं आपको ये 2 मतलब स्कूल सिलेबस की किताबें सजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या है आपकी पारिभाषिक शब्दावली है ना, वो ये क्लियर करवाएगी, इसलिए हाँ मतलब ये भी काम है कि और दो तरफ इसका मतलब फायदा है। अच्छा। तो त्रिलोचन जी मतलब इस प्रकार से आपने ये रणनीति के तहत तैयार की, तो बताइए आपके लिखित परीक्षा में कितने अंक थे? मेरी लिखित परीक्षा में 319 अंक थे। अच्छा। तो त्रिलोचन जी आप बताइए अपने प्रतिभागियों को क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिफेंस? मैंने रणनीति बताई, इसमें आपको कोचिंग की जरूरत नहीं, जैसे जहाँ जरूरत है मैं आपको सारे सोर्सेज बता दिए। बिल्कुल। अब कोचिंग आने जाने में 1-2 घंटा वो खराब हो जाते हैं, फिर आप 3-4 का ग्रुप बना लो। बिल्कुल। और आपस में जैसे शाम को अलग अलग चैप्टर पढ़ा, जो भी अपनी मर्जी से पढ़ो, शाम को जो पढ़ते हो उस पर डिस्कस कर लो 3-4 बैठ के। जैसे हम 3 भाई ने मिलकर मतलब साथ में पढ़ेंगे तो तीनों का रिटर्न अच्छे नंबर से हो गया, तो वो तो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो फिजिकल उनकी कमजोरी, रिटर्न हमने बहुत शानदार तरीके से करते हैं तीनों ने। अच्छा। तो शाम को जैसे डिस्कस करो, मैंने जो पढ़ा उनको बताया, उन्होंने पढ़ा मेरे को बताया, जिस समस्या है तो मतलब 3-4 आपका ग्रुप होना चाहिए। बाकी जैसे मैंने सोर्सेज बता दी, इन सोर्सेज तो आपका समय खराब नहीं होगा, आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ सकते हो। अच्छा। तो त्रिलोचन जी इस तैयारी में आपका मोटिवेशन क्या रहा, जिससे आप मतलब ये सफलता सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त करते जा रहे हो, तो आपका सबसे ये मोटिवेशन पॉइंट क्या रहा है? अब मेरा पहली प्रायोरिटी में थोड़ी पारिवारिक स्थिति इकोनॉमिक कमजोर थी, तो सबसे बड़ा मैं था मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी थी। अब यदि 2011 में मैंने उसमें ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड वाला ऑप्शन चुना नहीं, फिर दूसरे ऑप्शन में मुझे सब इंस्पेक्टर ही ठीक लगा, तो यही मुझे सब इंस्पेक्टर करनी है। और फिर ये जिद बना ली, एकदम भाई साहब से चर्चा में बोल दिया कि मैं राजस्थान में टॉप करूंगा सब इंस्पेक्टर। तो 2011 में मुझे मौका मिला नहीं, 2011 में आपको पहले बता दिया कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल में, फिर कंटिन्यू बढ़ता रहा। और
वो कंटिन्यू वो मैंने कहा था कि भाई साहब से कि मैं टॉप 10 में आके बताऊंगा, वही मेरे लिए प्रेरणा बने कि हाँ मतलब वो दबाव भी था एक तरीके से, लेकिन वो मतलब बढ़ाया मैंने भाई बहाना मेरे लिए भी सिलेक्ट होने का एक बहाना, भाई वो टॉप 10 में आओ ना आओ नहीं उसमें। और पढ़ने के समय मैंने ये कभी मुझे नहीं लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये लगा मेरा टॉप में सिलेक्शन होगा, वो जिद थी। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपने मेहनत की और वो खुद का सेल्फ मोटिवेशन ही ज्यादा का माना, और फिर वो परिवारजनों से किया हुआ वादा भी अपने खुद को हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो त्रिलोकन जी, ये आपका इंटरव्यू था, इस एसआई में भी था, उससे पहले आपने फॉरेस्ट गार्ड में भी दिया है, तो अपने दर्शकों को थोड़ा वो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए जिससे वो कुछ सीख पाए, और क्या आपका इंटरव्यू अनुभव क्या रहा उसमें? इंटरव्यू में एक तो है कि जैसे आप यूनिफॉर्म कोड है, जो फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी आपको सीखनी पड़ेगी। और इंटरव्यू में मेरी भी बोलने में थी अभिव्यक्ति थी बड़े, मैं रिटर्न और फिजिकल में बिल्कुल आश्वस्त था। इंटरव्यू में मुझे थोड़ा डर था कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा ये। तो मेरे दो मित्र थे, अभय सिंह जो मेरे साथ ग्राम सेवक थे, मोहन जो असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीसी का इंटरव्यू दिए पहले, और उन्होंने मुझे काफी इसमें सहयोग किया, मतलब मोटिवेट किया, और जो भी समस्या है उनसे पूछा, डिस्कस किया। एक तो है कि जो अपना दृष्टिकोण है ना, किसी भी क्लियर है, सामने वाला आपसे क्या पूछना, आपका दृष्टिकोण बस एक थोड़ा है कि आप एक राज्य कर्मचारी बनना चाह रहे हैं, तो संवैधानिक दायरा है मर्यादा, वो तो आपको ध्यान में रखनी। बाकी जो आपका जिसपे जो दृष्टिकोण क्वेश्चन आपको उसका आंसर सही आए नहीं है, तो आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बस मुझे मार्क्स भी अच्छे आए, 50 में से 27 इंटरव्यू में बहुत अच्छे आए। तो त्रिलोकन जी, आपने इतनी सफलता प्राप्त की और इतना लंबा सफर तय किया, इन सब सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सारी सफलता को श्रेय मेरे परिवारजनों का तो सहयोग रहा था, मैं और मेरे जो फूफेरे भाई साहब है हिम्मत सिंह, तो वो कांस्टेबल थे, और उन्होंने खुद ने भी संघर्ष किया था, और जब मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो 10th के बाद परिवार की स्थिति ये नहीं थी कि आगे पढ़ा पाए, सबसे बड़ा मैं था, तो फिर उन्होंने मतलब मुझे सहारा दिया, 12th तक अच्छे से गाइड भी किया, और फिर प्रेरित किया कि तुम पहली भर्ती में भी सिलेक्ट हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट। और जब 2011 में भर्ती निकली और मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, तो सब भाई साहब की प्रेरणा और उनका सहयोग हमेशा मेरा वो मतलब आत्मविश्वास बढ़ा रहते हैं, तो तेरे कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा, तो तुम मन लगा के दीवार बन के खड़े रहे। हाँ बस, तो मतलब मोटा मोटी उन्हीं के सहयोग से, और मतलब उन्हीं को श्रेय जाता है सफलता का। बाकी एग्जाम के दिनों में हम 3 भाई साथ में पढ़े थे, तो उसका भी मतलब काफी फायदा मिला कि डिस्कस कर लेते थे, एक दूसरे को दिक्कत होती थी, तो उसका भी मुझे काफी फायदा मिला, परिवारजनों का खूब सहयोग मिला। मतलब परिवारजनों का आप सहयोग करते हैं और अपने भाई साहब को सहयोग करते हैं। तो त्रिलोकन जी, आपका अपने इस चैनल, यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और ये चैनल आपके उसी भविष्य की शुभकामनाएं करता है, और आप इस चैनल के बारे में ये जो आपका चैनल है स्टडी विथ मनोज, एक तो है कि ये युवा प्रतिभागियों को सही मार्गदर्शन, मतलब उसी से मतलब इंटरव्यू करवाता है जो सिलेक्टेड है, जिसने मेहनत करके ये मुकाम पाया है, तो वो सही राह दिखा सके। और मनोजानंद जी खुद भी बड़े जो जानकार है, यूपीएससी भी क्लियर की है, और उनको हर एग्जाम का भी अच्छा अनुभव। मेरा जो युवा प्रतिभागी और साथियों से ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे संबंधित जो भी आप कंपटीशन के संबंधित आपको दूसरी किसी गाइड की मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आप कोई भी कंपटीशन आपको जरूरत होगी, कोई कंपटीशन संबंधित मतलब काफी पर्याप्त है मेरे हिसाब से। धन्यवाद त्रिलोकन जी। दोस्तों, आप इन बातों को फॉलो करोगे तो जल्द ही आपको खाकी वर्दी से दूर कोई नहीं कर सकता, जल्द ही आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोकन जी आपका। जी धन्यवाद।